लोग सरगर्म सफर रहते हैं, हम समझदार हैं, घर रहते हैं। दोस्तों, घर में रहने का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आजकल ऐसा लगता है कि आदमी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझता, खेल समझता है, कंपटीशन समझता है, जंग समझता है, लड़ाई समझता है, मुकाबला समझता है। तभी तो ऐसा होता है कि एक शरीफ आदमी घर से तफरी के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए या किसी की मौत पे आंसू बहाने के लिए निकलता है तो अपने जैसे इंसान के हाथों कुचला जाता है, मार दिया जाता है, हलाक कर दिया जाता है। शहर के हर मोड़ पर हैं बेशुमार हादसे, कर रहे हैं हादसों का इंतजार। हादसे पत्थरों की राह पर चलकर हम पत्थर हो गए, यूं हमें करते नहीं अब बेकरार हादसे। इंसानियत को रौंदते फिरते हैं हर एक राह पर, आदमी की सोच पर होकर सवार हादसे। हादसों की भीड़ में मंजिल हमें कैसे मिले, आके टकराते हैं बस बार बार हादसे। आके टकराते हैं बस बार बार हादसे। आके टकराते हैं बस बार बार हादसे। दोस्तों, आज हमारे दरमियान रोड रेज या रोड एक्सीडेंट से मुतासिर चंद जिंदगियां मौजूद हैं। आइए इन जिंदगियों में झांकने की कोशिश करें और इनके आंसू पोंछने की कोशिश करें। सबसे पहले मुलाकात करते हैं मिसेस चौधरी से, जिनकी आंखों के सामने उनके पति को कुचल दिया गया। शशि जी, किस मनहूस दिन ये हादसा घटा था? ये 29 अप्रैल को हुआ था। हम लोग सिद्धार्थ में एक रेन डांस था जो हम लोग अटेंड करने गए थे, तो वहाँ से निकल रहे थे। एक मारुति जिप्सी ने हमारी कार को हिट किया। तो बस नेचुरली जब हिट किया तो बाहर आके इंसान पूछेगा ही कि आपने क्यों हिट किया। तो रवि बाहर निकल के गए उसको पूछने के लिए। बाय द टाइम मैं भी निकल आई थी। बस रवि उसकी कार के आगे खड़े थे, बोनेट के आगे, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो ही वॉज वेरी अनॉयड कि हम उनसे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। वो इस तरह देख रहा था, मुझे उसकी आंखें अभी भी याद है। उसने मेरे को इस तरह टर्न करके देखा था जैसे वी आर द कल्प्रिट्स। इतने गुस्से से वो देख रहा था। क्योंकि वो आगे थे, उसने कार चढ़ाती वो बोनेट पे ही गिर गए। तो अपने आप को उन्होंने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन थोड़ा आगे तक जाके उसने ज़ोर से ब्रेक मारी और रवि नीचे गिर गए। फिर इसने रिवर्स करके ऊपर चढ़ा के, मतलब विद इन अ मैटर ऑफ 1 और 2 मिनट, जो भी है, बहुत कम समय में ये सब कुछ हो गया। बच्चे साथ थे आपके? बच्चे हमारे साथ थे। मेरा 3 साल का छोटा बेटा था और एक 9 साल का, और हम दोनों थे। चंद लम्हों में आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, खत्म हो गई। जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, मेरी, बच्चों की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे लॉस की, सभी की जिंदगी खराब हो गई। मुझे उन्होंने बताया था कि बहुत प्यार करते थे आप एक दूसरे को। अगर वो कहीं बाहर भी जाते थे तो दिन में कम से कम, चाहे वो दिल्ली में, चाहे दिल्ली से बाहर जाएं, चाहे इंडिया से बाहर जाएं, कहीं पे भी हो, रात को ज़रूर फ़ोन करते थे। मतलब कोई हमारी ज़िंदगी में ऐसा दिन नहीं गया जब हमने एक दूसरे से बात ना की हो। रात को स्पेशली बच्चे कभी उनसे बात की बिना नहीं सोते थे। तो चाहे कहीं पे भी हो, वो ज़रूर फ़ोन करते थे। क्या रिएक्शन है उनका? मतलब जैसे बड़ा वाला तो बहुत समझता है, वो तो यही कहता है, नहीं मम्मा कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करो, मैं हूँ। वो छोटे वाले को भी देखता है। अगर वो मुझे कभी रोता देखता है तो फटाफट इनकी फ़ोटो ले आता है मेरे पास, क्योंकि उसे पता है कि मैं इनकी वजह से रो रही हूँ। तो उसको, उस छोटे से बच्चे को इतना पता है। मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि इसने सब कुछ इतने अच्छे से देखा है। कि एक दिन मैं लेटी हुई थी तो अपने आप ही खेल रहा था, 2 कार्स लेके खेल रहा था। तो कुछ एक्सीडेंट जैसे खेल रहा था। फिर मैंने कहा क्या खेल रहे हो बेटा? कहता मम्मी वो पापा का जैसे एक्सीडेंट हुआ था ना, वैसे खेल रहा हूँ। वो बड़ी सी कार थी ना, वाइट कार थी ना, बड़ी सी। अगर बीमार होते, इंसान अपने आप को समझा लेता है। समझाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 मिनट में हम इतने हंसी खुशी बाहर गए। 1 मिनट में हमारे साथ, एक मिनट क्या बहुत बड़ी चीज़ होती है। सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया। हालांकि मैंने सब कुछ अपने हाथ से किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे अभी यकीन नहीं होता कि रवि नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी हो गया ये सब कुछ।
सिर्फ इसलिए हो गया, सबकी ज़िंदगी इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि एक आदमी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि एक आदमी ने ये सोचा कि कुछ नहीं होगा। बात यह है कि कैसे इंसान के साथ हुआ जिसने कभी किसी को हार्म नहीं किया ज़िंदगी में, जो हमेशा हंसता रहता था, और किसी ने जानकर किया। गलती उसकी थी, उसने हमें मारा, सब कुछ उसका। ही वॉज नॉट हार्म्ड इन एनी वे एंड ही हार्म्ड अ पर्सन हु वॉज सो नाइस। At all points of time he was under control of the situation. That's what really hits you sometimes, कि क्या वो अपने आप को एक मिनट के लिए कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या सज़ा मिलनी चाहिए उनको? मेरे लिए तो सज़ा जैसे रवि गए हैं वैसे उससे भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे 1-2 साल की मिल जाती है, 4 साल की मिल जाती है, 5 साल की मिल जाती है, कुछ भी सज़ा मिल जाती है, ज़िंदगी तो है ना उसके पास। आपके पिता आपके साथ हैं? हाँ जी। गई साहब, आपको इस हादसे का पता कब चला? रवि के एक फ्रेंड का टेलीफोन आया कि रवि जो है सबसे छोटा लड़का, उसको चोट लगी है, आप गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच जाइए। जब वहां पे पहुंचा तब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे रवि को जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी है। फिर रात को हम वहीं पे रहे और 5-6 घंटे जो है गंगाराम हॉस्पिटल में ब्रेन का उनका वो कह रहे थे कि ऑपरेशन करना है, और ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द कोमा। देन वी लॉस्ट एवरीथिंग। मैं तो एक्चुअली मैं ही अनकॉन्शियस हो गया देखकर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब जो भी ज़िंदगी है आगे, वो आप अपने बच्चों के लिए, उनके साथ, उनके वास्ते काटें और ऐसे हादसे ना हो। मिसेस चौधरी के अश्कों को देखकर, उनके आंसुओं को महसूस करने के बाद, उनकी सच्चाइयाँ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जिस शख्स ने ये बुरी हरकत की थी वो ये नहीं जानता कि उसने एक ज़िंदगी नहीं कुचली, उसने बहुत सी ज़िंदगियाँ कुचल दी, ख़त्म कर दी, फना कर दी। हमारे बीच लीडिंग साइकेट्रिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता साहब बैठे। आइए इनसे पता लगाएं कि आखिर ज़िंदगियों के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू हैव टू से? कई बार हम लोग अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्से के कुछ लम्हों में, क्षणों में इस तरह की हरकत कर बैठते हैं जिसका कि हम क्या अंजाम होगा ये भी नहीं जान पाते हैं। और कई बार उन हादसों में इतने बड़े बड़े हादसे घट जाते हैं कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ जनों को कई दिनों तक, कई सालों तक, बल्कि कई बार ज़िंदगी भर तक फेस करने पड़ते हैं। आपको लगता है कि जिन सरदार जी ने ये जो इस हादसे के लिए ज़िम्मेदार थे शशि चौधरी साहिबा के केस में, उन्हें अब रिग्रेट हो रहा होगा? शशि जी की तरफ तो कोई भी ऐसा आभास नहीं दिखाया कि उन्हें रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंटरनली ही मस्ट बी फीलिंग, ये मानसिक रूप से वो ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। दूसरी अचंभे की बात है कि उन्होंने इतना सब जानने के बावजूद भी कोई रिग्रेट का या कुछ इस तरह की उनके मन में भावना नहीं थी कि उन्होंने कोई गलती करी। डॉक्टर साहब, शशि जी तो बालिग हैं, दुनिया देख चुकी हैं और दुनिया को समझती हैं। इनके बच्चों पर आप समझते हैं कि बहुत बुरा असर पड़ा होगा इस हादसे का? आई थिंक थोड़ा टाइम तो शशि जी को ही लगेगा कि इस शौक से वो बाहर आ पाएँ, बट बच्चों के लिए तो ये शौक और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फादर तो है नहीं इस टाइम में केयर करने के लिए, और मदर अपने ही शौक में इतनी ज़्यादा गमगीन हैं कि बच्चों की केयर नहीं कर पा रही हैं। तो इन हालात में सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि थोड़ा सा इससे ऊपर उठ के अपने फ्यूचर के बारे में सोच के और बच्चों के लिए थोड़ा सा स्टैंड अप करें और उन्हें दोनों मदर फादर का प्यार देने की कोशिश की जाए, देखा जाए कि किस तरह से उन्हें गाइडेंस किया जा सकता है। दोस्तों, आपके हज़ारों ख़त हम तक पहुँचे और सैकड़ों टेलीफोन कॉल्स आई हैं। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आप मुश्किल में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा। दोस्तों, आइए मुलाकात करें सड़कों पर हो रहे पागलपन के, दीवानेपन के शिकार इस परिवार से। ये लोग किसी कारणवश स्टूडियो में नहीं आ पाए। आइए इनके घर चलकर इनसे मुलाकात करें। आप बताएंगी उस रात क्या हुआ? जी, वो रात के 10 बजे खाना खा के
और यहाँ से गए थे हॉस्पिटल में अपनी भांजी से मिलने। अच्छा। एडमिट हुई थी उसकी भांजी। ये इधर से जा रहे थे और इनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी। उन्होंने कहा तुम्हारी गलती है, इन्होंने कहा तुम्हारी गलती है। छोटी सी बात को लेके कहा सुनी होगी और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस गोली चला दी। 2 या 3 गोली उसको लगी थी, गाड़ी में मार दी उसको। वे मेडिकल में जाके 4-5 बजे उन्होंने दम तोड़ा। आपके घर वालों को, आप सबको सुबह उनकी मौत का पता चला? जी। इस हादसे के बारे में काफ़ी कुछ अखबारों में छपा भी है, तो पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस चाहती तो हमारी मदद कर सकती थी, बतरा हॉस्पिटल में भी ले जा सकती थी। कहाँ हादसा हॉस्पिटल के साथ सामने हो या थोड़ी आगे, और कहाँ वे मेडिकल लेके चले गए। उसके जेब में फ़ोन नंबर थे, किसी पे भी घुमा सकती थी पुलिस। कंपनी की गाड़ी चलाते थे वो, प्राइवेट नौकरी थी। आपका उनके बगैर अब क्या भविष्य है? क्या करूँगी, ना कोई हमारी सरकारी नौकरी है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैट्रिक पास की है वैसे मैंने। पहले तो प्राइवेट नौकरी थी, चल ये था कभी अच्छे दिन भी आएंगे, हो सकता है बच्चे पढ़ जाएं, अपने अच्छे बन जाएं, पर अब तो उम्मीद ही ख़त्म होगी। हमारा तो हंसता खिलता परिवार बिखर गया, उनका क्या गया। टक्कर तो गाड़ी की हो ही जाती है, अगर वे गोली नहीं मारते तो क्यों हमें ये दिन देखना पड़ता। दोस्तों, ये लोग मायूसी से, लाचारी से, बेबसी से, बेकसी से कैसे बाहर आ पाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। तो हमारे बीच प्रशांत भूषण साहब भी बैठे, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आइए इनसे मुलाकात करें। प्रशांत साहब, बहुत तंग है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है ये कानून का रास्ता, इसकी डगर। सालों लग जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े इंतकाल फरमा जाते हैं, मगर फैसला नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सिस्टम के बारे में? बात बिल्कुल सही है। हमारा सारा जुडिशल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। आज किसी इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल आदमी के खिलाफ कानून की कोई कार्रवाई सफलता से करना करीब करीब इम्पॉसिबल हो गया। जी। पहले तो पुलिस को खरीद लिया जाता है, अगर पुलिस को नहीं खरीद पाए तो विटनेसेस को खरीद लिया जाता है, अगर विटनेसेस को नहीं खरीद पाए तो जज को खरीद लिया जाता है। बेशक। और वैसे भी कोर्ट में अगर आप लंबा खींचना चाहें तो एक एक कोर्ट में 10-10, 12-12, 15-15 साल लगना कोई अजब बात नहीं है, और उसमें उसके बाद कई अपील्स होती हैं। अब क्या करना चाहिए आपके विचार में, क्या होना चाहिए? देखिए, इस पर इसके सुझाव तो लॉ कमीशन बार बार पिछले 20 साल से देता जा रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। क्योंकि कानून अदालत में कौन जाता है? अदालत में जो वीक और गरीब आदमी है वो, उसको अदालत में जाने की ज़रूरत पड़ती है। जो आदमी अमीर है या पावरफुल है वो तो अपना काम पैसे और डंडे के बल पे करा लेता है। जी। क्या आम आदमी को कुछ ऐसा कदम उठाने चाहिए कि सरकार गौर करने लगे? हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस सवाल पर कोई पीपल्स मूवमेंट खड़ा नहीं हो पाया है जुडिशल रिफॉर्म्स के सवाल पर, क्योंकि जो कंज्यूमर्स ऑफ जस्टिस हैं उनका ऑर्गेनाइज होना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो स्कैटर्ड हैं, उनको अभी तक कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया है। जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तब तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब आप किसी तरह की मुश्किल में, तकलीफ में, दर्द में तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पे दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए मुलाकात करें जोगिंदर सिंह बत्रा और उनकी बेगम से, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी जवान बेटी को मरते हुए देखा। बत्रा साहब, कब, किस तारीख को ये हादसा घटा? करीब 1 साल पहले 12 जून 1999 मेरी पत्नी और मेरी बेटी 18 साल की स्वप्न कौर घर से सवेरे गए थे गुरुद्वारे बंगला साहब।
वहाँ से वो वापस आ रहे थे, तो वहाँ बस स्टॉप पर खड़े हुए थे दोनों बस के लिए। ऐसे मेरे साथ खड़ी हंस रही थी मेरी बेटी, तो मतलब ऐसे खड़ी मेरे साथ ही खड़ी थी वहाँ स्टॉप पे। पता ही लगा कैसे गाड़ी आई, उसने कैसे मार दिया। वो ऐसे जो ही गिरी था, उसके मतलब शरीर में तो कहीं नहीं लगी, एक सिर्फ ब्रेन पे लगी है। जो गिरी है ना, गिरते इतनी में पुलिस की भी गाड़ी मतलब आ गई वहीं पे, उन्होंने भी देख लिया, गिरते भी देखा मेरी बेटी को। और मैंने कहा कि पहले बेटी को उठा लो, मेरी बेटी को बचाओ पहले, क्योंकि उसके नाक से खून निकलने लगा था और कानों से खून निकल रहा था। मेरे को यही थी कि चलो यही बच जाए किसी तरह और कुछ नहीं हो। लेकिन पुलिस ने, मैंने पुलिस के पैर पकड़े कि मतलब इसको जल्दी ले चलो, लेकिन पुलिस पहले सिर्फ ड्राइवर को पकड़ा, गाड़ी पकड़ी और ड्राइवर से बात कर रही थी पुलिस। फिर जब ये सारी बातें उनकी निबड़ गई, फिर मेरी बेटी को उठा के हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस ने कोई मदद नहीं की? कोई मदद नहीं उस शख्स को पकड़ने की जिसने पकड़े हुए को छोड़ दिया? पकड़ा हुआ छोड़ दिया, मेरे सामने ड्राइवर को पकड़ के भी छोड़ दिया। उन्होंने नंबर दिया, वो नंबर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में वो नंबर ही, उस नंबर की फाइल ही नहीं है। क्या कहते हैं, क्यों छोड़ दिया पकड़ के? कि बस हमने नंबर नोट कर लिया है, अब इसको पकड़ लेंगे। उस दिन से लेकर आज तक हमारे घर मतलब ऐसे, उसकी एक स्माइल थी हमारे घर में, हंसती रहती हर वक्त, पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाइयों के साथ। मेरी ये बेटी बड़ी थी और इसके बाद 2 मेरे बेटे हैं। एक ये 18 साल की अभी नहीं हुई थी, 1 महीने पर 18 साल की। आपने मुझे तस्वीर दिखाई थी, बहुत खूबसूरत बच्ची। बहुत सुंदर और बहुत लायक, मतलब इतनी इंटेलिजेंट थी। इसको कभी जिंदगी में 18 साल में कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ था इस लड़की को। मतलब एक बेटा मेरा अभी 3 साल का है, वो मेरे को हर रोज़ मतलब यही पूछता है मेरे को रात को सोने से पहले कि मम्मी, हमने बोला सिटी हॉस्टल गई है, कि मम्मी सिटी हॉस्टल से कब आएगी और उसकी पढ़ाई कब ख़त्म होएगी। उसको ये बहुत प्यार करती थी, इंतज़ार करता है। और 2-3 दिन में तो मेरे को कह रहा है कि मम्मी अब सिटी नहीं आएगी हमारे घर, अब सिटी नहीं आएगी। जब फिर मैं रोती हूँ तो वो अपने छोटे छोटे हाथ से ना मेरे ऐसे मुँह पूछता है, मम्मी आप सिटी के लिए रो रहे हो? बहुत प्यारी बेटी, बहुत इंटेलिजेंट थी। हमारी तो जिंदगी जैसे रुक सी गई है। उसी के बारे में हम सोचते रहते थे कि 1-2 सालों में इसकी शादी करेंगे, उसी की तैयारी में लगे रहते थे। हम उसके लिए सपने ही देखते रहते हैं। अब तो सब सपने हमारे ठहराव सा आ गया है। उसके जाने से एकदम घर चुप हो गया। जो चीज़ वो पसंद करती थी हमने खानी छोड़ दी अपने घर में। कब पता चला था आपको इस हादसे का? इनका फ़ोन आया था 10, मैं घर पे ही था। तो जैसे ही फ़ोन आया मैं उसी समय सीधा हॉस्पिटल गया जी, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। वहाँ पर देखा वो लेटी हुई थी, खून से लथपथ, ये रोई जा रही थी। उसके बाद उसको डॉक्टरों ने देखा, कहा कि इसका ऑपरेशन होना है। फटाफट उसका सिर का ऑपरेशन किया गया। 5-6 दिन वो चली गई। 4 दिन के बाद चली गई। भाई आया, उसकी शक्ल देखी नहीं उसने, बस उसने पाठ किया इसके। मैंने उसको घर से बुलाया था उस दिन, स्पेशल बुलाया। वो देख नहीं सकता था क्योंकि उसने बड़ी सुंदर देखा था, उसके सिर से बाल सारे उतार दिए थे। उसने पाठ किया वहाँ पर थोड़ी देर, जपजी साहब का। हमने का पाठ बस जैसे ही पाठ खत्म हुआ, उसने मेरे हाथों के सामने से वो हाथों के आगे से चली गई, आंखों से आंखें ऐसे खोली और चली गई। छोटे को तो दिखाया ही नहीं हमने। वो तो आज तक, वो तो सारी जिंदगी में से पूछता रहेगा कि मम्मी सिटी हॉस्टल से कब आएगी। हमेशा सारी जिंदगी के लिए वो पूछता रहेगा कि सिटी हॉस्टल से कब आएगी। और आप सारी जिंदगी उससे झूठ बोलती रहेंगी? क्या करूं, सच्चाई मैं उसको बता नहीं सकती। अभी बहुत ज़्यादा छोटा है वो। और राखी आई है तो पिछली राखी पे रोता रहा कि मैंने रखड़ी बांधनी है। इनके आंसुओं को देखकर, इनकी सिसकियों को महसूस करके आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मौत एक बहुत ही तकलीफदेह हकीकत है। मगर ये भी हकीकत है कि जब बच्चों के सामने माँ बाप की मौत होती है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बुरा लगता है जब माँ बाप के सामने बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, मिट जाते हैं। दोस्तों, आइए अब मुलाकात करें DCP RK मित्तल साहब से और उनसे कुछ बातचीत करें। मित्तल साहब, आपने अभी सुना ये जो हादसा इनके साथ पेश आया, तो अमूमन तो गाड़ियां जो हिट एंड रन जो केसेस होते हैं उनमें भी ड्राइवर पकड़े जाते हैं, गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। फिर इस हादसे में क्या ऐसा है कि वो ना तो ड्राइवर पकड़ा जा रहा है, ना गाड़ी पकड़ी जा रही है आइडेंटिफाई होने के बावजूद? जैसा कि इंसिडेंट हुआ है और जो हालात बताते हैं उसमें तो
जो कंसर्न पुलिस मौजूद थे उनको पूरा एक्शन लेना चाहिए था, और उसकी जो कार्रवाई है उन्होंने एक्शन लिया नहीं लिया, क्या कारण है छोड़ा, बाकी उनको फ़ौरन कंपाउंड करना चाहिए था, गाड़ी को कंपाउंड करना चाहिए और बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। ऐसा भी सुना गया कि आपकी गाड़ी को भी एक ब्लू लाइन वाला मार के आगे जा रहा था। ब्लू लाइन अपने स्टैंड से सवारी ना उठाकर रास्ते में ही गाड़ी रोककर सवारी पैसेंजर उठाने लगा, तो मेरी गाड़ी ने जब पास ओवर उसने दिया, हम थोड़ी सी दूर आगे निकले, उस ड्राइवर ने ऐसे मुड़ के देखा और रेस करके गाड़ी इमीडिएटली हिट किया हमारी गाड़ी को साइड से, राइट लेफ्ट साइड से। आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? हमने तो उसको गाड़ी को बकायदा कंपाउंड किया, उनकी गाड़ी के अंदर उस पर एक्शन लिया गया, उसको बंद किया गया। ये भी हो सकता है क्योंकि ये डीसीपी की गाड़ी थी इसलिए सब कुछ तेज हो गया, जल्दी हो गया, बढ़िया तरीके से। अगर वो समझता कि ये डीसीपी गाड़ी है तो वो ऐसी हरकत ना करता, मैं समझता हूँ। अभी लॉ जो पीछे बदला था कि आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, आप किसी को भी इंजर्ड को ले आइए, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अब कई दफा एक्सीडेंट होते हैं, लोग जाके बताते हैं ठीक है नाटक किया था, मतलब कोई कार्रवाई होगी तो उनको वेरिफिकेशन के लिए बताओ भाई ये आपको कैसे हुआ, सिर्फ इनका रोल इतना ही है विटनेस का और कुछ नहीं है। और पुलिस कोई हैरास नहीं करती, पुलिस बल्कि रिक्वेस्ट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी बातचीत सुनने के बाद मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर जिंदा रहने के लिए आदमी मर क्यों रहा है, मार क्यों रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी की कंपटीशन ने, जद्दोजहद ने, कश्मकश ने, मुकाबले ने उसे डरा दिया हो। इन लोगों की आहें, इनके दर्द, इनकी खामोशियां चीख चीख कर कह रही हैं कि इन्हें अपने लुटने का गम नहीं, गम तो ये है कि काफिले और भी हैं, मंजिलें और भी हैं, रास्ते और भी हैं, मुसाफिर और भी हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र खुशी का सफ़र हो, मुस्कुराहटों का सफ़र हो, अमन का सफ़र हो। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपने इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।